ये जो जी। भक्त मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, हाँ। ये दरअसल अपने मास्टर के हर स्ट्रोक को, हाँ। है ना, जो स्ट्रोक मास्टर को लगता है, जो मास्टर इनको लगाता है, उसको हर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताता है। इसकी आदत हो गई। दूसरी तरफ रूस को चिढ़ाने के लिए, उसे नीचे दिखाने के लिए वहां जेलेंस्की को इनवाइट किया गया है। 2019 से लगातार भारत को उसमें उस इनवाइट किया जा रहा है। और क्यों इनवाइट किया जा रहा है 2019 से, वो आप जानते हैं कि चीन को घेरना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनअजवार। G7 सम्मेलन के लिए जब से प्रधानमंत्री मोदी विदेश गए हैं, तब से लगातार चैनलों पर चर्चाएं कुछ इस तरह हैं कि पापुआ के प्रधानमंत्री उनके पैरों पर गिर गए हैं और बाइडन ने उनका ऑटोग्राफ मांगा है। इस तरह की चर्चाएं मीडिया के बड़े हिस्से में हैं, अखबारों की सुर्खियों में हैं और चैनलों के प्राइम टाइम पर है। इस तरह से चर्चा करके बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जलवा बिल्कुल तगड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री राजनेता न हुए, वह बॉलीवुड और टॉलीवुड के हीरो हो गए हैं। खैर, इन चीजों से देश का क्या फायदा है, इससे मुल्क कितना आगे बढ़ेगा, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान राजेश त्यागी हैं। वह सामाजिक राजनीतिक मसलों के विश्लेषक हैं, वैदेशिक मामलों के भी जानकार हैं। ऐसे में हम उनसे जानेंगे कि इस तरह के तारीफों से हमारे मुल्क के गरीबों का क्या फायदा है, हमारे मुल्क को क्या फायदा है। राजेश जी, हमें जरूर बताइए कि आखिरकार इस तरह की तारीफों से हमारे मुल्क को क्या फायदा होना जा रहा है। जी, अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। जी। और मैं ये कहना चाहूंगा, जहाँ तक हमारे देश की मेहनत कशीनता का सवाल है, उसका कोई भी लेना देना इस G7 की मीटिंग से नहीं है। बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत ही लज्जा की, बहुत ही शर्म की बात है कि G7 की ये मीटिंग, जिसमें बड़े साम्राज्यवादी देश शामिल हैं और आमतौर से वो देश शामिल हैं जो जिन्होंने अपनी औपनिवेशिक बस्तियां बसाई, वो देश भी शामिल है जिसके हम औपनिवेशिक गुलाम रहे। भारत की मेहनत का क्षमता, उसकी उसका दंश झेला है उसने औपनिवेशिक गुलामी का। ब्रिटेन शामिल है, अमेरिका शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, और तमाम वो देश शामिल हैं। भारत उसका सदस्य भी नहीं है, भारत को उसकी अब तक सदस्यता भी नहीं है। 2019 से लगातार भारत को उसमें कोशिश। इनवाइट किया जा रहा है। और क्यों इनवाइट किया जा रहा है 2019 से, वो आप जानते हैं कि चीन को घेरना है। पश्चिमी गोलार्ध की जो ताकतें हैं, पश्चिमी ताकतें हैं, नाटो की ताकतें हैं, यूरोपियन ताकतें हैं, अमेरिका साथ है, वो चीन पर घेरा डालना चाहते हैं, रूस पर घेरा डालना चाहते हैं, पूर्वी गोलार्ध को एक तरह से अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उसमें नव उपनिवेशवाद की एक शुरुआत करना चाहते हैं, उसको नई बस्ती बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत को उसके लिए टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं, और ये सब कवर अप करने की एक तरह से मैं कहूंगा षड्यंत्र है कॉर्पोरेट नहीं, लेकिन मीडिया का। आप तो बिल्कुल सर रुकिएगा, बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। आपने तो जी। वो बातें कह दी कि जैसे कि हमारी कोई वक़्त ही नहीं है G7 के सम्मेलन। लेकिन जी। हमारे देश में जो एंकर हैं, जो पत्रकार हैं, जो मीडिया है, वो तो रातों दिन ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री वहां जलवा बिखेरे हुए हैं। जी, बिल्कुल ये बता रहे हैं कि जलवा बिखेरे हुए हैं। और इनकी स्थिति अगर आप देखेंगे G7 के देशों के मुकाबले, इनकी स्थिति क्या है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से इन्हें कठपुतली की तरह वहां इस्तेमाल किया जा रहा है, एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके लिए देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि शर्म और लज्जा की बात है, वो ये है, एक तरफ तो एक कहते हैं कि रूस हमारा दोस्त है, दूसरी तरफ रूस को चिढ़ाने के लिए, उसे नीचे दिखाने के लिए वहां जेलेंस्की को इनवाइट किया गया है। और जेलेंस्की के साथ में बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी, अगर आप देखेंगे मंच के ऊपर, तो उनकी सीट जानबूझ के नहीं, उन्होंने जेलेंस्की के कहा है साथ। कि युद्ध रुकवा भी देंगे, अखबारों में भारत की ये छपा हुआ है। हाँ, तो इस तरह की जो बोगस बातें हैं वो की जा रही हैं कि युद्ध, ये आप देखेंगे जो G7 ने प्रस्ताव पास किया है, जिसकी रूस और चीन दोनों ने बहुत ही कड़ी निंदा की है, वो युद्ध रुकवाने का प्रस्ताव नहीं है। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ऐसा प्रस्ताव पास हो रहा है, वो बातें कही जा रही हैं जिससे युद्ध भड़केगा। युद्ध रुकने की कोई बात ही नहीं हो रही है G7 में कोई प्रस्ताव युद्ध को रोकने का नहीं है, युद्ध को भड़काने के प्रस्ताव हैं। लगातार रूस और चीन पर हमला किया जा रहा है। रूस ने अलग से बयान दिया है, चीन ने जापान के राजदूत को बुला के उसको खिंचाई की है उसकी, और उन्होंने कहा है कि G7 जो है, ये एक मंच बन गया है रशिया और चाइना की बैशिंग के लिए। और ये हमें दिखाई दे रहा है कि पश्चिम की ताकतें जो हैं, वो पूर्व की तमाम जो उसके सार्वभौमिक राष्ट्र हैं, उनको जो है धमकी दे रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनके खिलाफ एक तरह से वहां कार्रवाई की जा रही है। तो एक साझा मंच बन गया G7, और भारत जैसे देश वो उनकी पूंछ पर बैठे हुए हैं, उनके सामने दुम हिला रहे हैं।
और भारत का जो कॉरपोरेट मीडिया है वो बड़े उसके साथ नहीं, आप सर गर्व बहुत के कड़ी साथ कह रहा बातें है। कह रहे हैं, दुम हिला रहे हैं। ये बताइए, जी बाइडेन तो ऑटोग्राफ मांग रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री का, तो दुम कैसे हिला रहे जी, ये सब जो है जो कॉरपोरेट मीडिया है उसकी मैन्युफैक्चर्ड बातें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर G7 की मीटिंग के अंदर इसका अपना एक उद्देश्य है। वहां लोग ऑटोग्राफ लेने नहीं गए हैं, वहां लोग पैर छूने नहीं गए हैं। जी? G7 की मीटिंग का उद्देश्य क्या है? आप देखिए, लंबे समय से जो G7 है, ये दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक इकोनॉमी। पावर्स हैं जी। उनका एक मंच है। हम्म। 60% जीडीपी दुनिया की इनके हाथ में थी, और अब ये हालांकि घटते घटते 40% रह गई है। इनका ह्रास हम्म। भी हो रहा है, और इसलिए इनको अपने साथ भारत जैसे देशों को भी जोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी ताकत, आर्थिक ताकत बहुत कम हो गई है। चीन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हम्म। उधर रूस और चीन का साझा मंच बन रहा है। तो पूर्व के अंदर एक बहुत जबरदस्त पश्चिम के खिलाफ, एक पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक ताकत उभर रही है, और उसका मुकाबला करने के लिए अब पश्चिम की इन ताकतों को, पूर्व की इन शक्तियों को, जो जो छोटे छोटे ये देश हैं, भारत जैसे देश है, यहाँ का कॉर्पोरेट मीडिया कुछ भी कहे, लेकिन भारत की जो औकात है वो हमें वहां दिखाई दे रही है। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। बाहर जो ये कह रहा है कि रूस हमारा मित्र है, वो उससे कच्चा तेल भी खरीद रहा है, उससे फायदे भी ले रहा है, उससे हथियार भी ले रहा है, और उसके बावजूद जब रूस के खिलाफ वहां प्रस्ताव पास हो रहा है, जब जेलेंस्की की पीठ पर हाथ रखा जा रहा है, जेलेंस्की को सेंटर में रखा जा रहा है पूरी मीटिंग के, उस समय भारत को कोई आपत्ति नहीं है, भारत वहां चुप बैठा ये हुआ तो है। तो भारत की नरेंद्र कूटनीतिक मोदी की सफलता सरकार जो मानी है, जाएगी ना राजेश जी। ये तो भारत की जी कूटनीतिक देखिए, सफलता मानी जाएगी। जी कूटनीतिक सफलता जो है वो, मैं ये कहना चाहूंगा, वो तभी तक है जब तक ये दोनों नाव जो हैं ये बराबर के स्तर पे चल रही हैं। जो ही एक नाव ऊपर नीचे होने लगेगी, जो ही एक नाव दूसरी से अलग होने लगेगी, तो आप देखिए वो आदमी जो दोनों नाव में पैर रख करके चल रहा है उसका क्या हाल होने वाला है। और ये तुरंत ही होने वाला है। अभी जो जिस तरह का फटाव, जिस तरह का बिखराव इस G7 के माध्यम से दिखाई दिया है, यूएनएससी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये G7 जो है, ये एक ऐसा मंच बन गया साम्राज्यवादी शक्तियों का, जिसका उद्देश्य पश्चिमी साम्राज्यवाद की जो नीतियां हैं दुनिया में, उनको पूर्वी गोलार्ध के ऊपर लादना है, पूर्वी गोलार्ध को अपना एक नव उपनिवेश बनाना, उसका एक मकसद है। हमें ये समझ, देखिए, हमें जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। बाकी सब तो तो ऊपर जैसे की अगर इस बात चीजें को हैं। समझना जी हो तो इस बात वाला G7 का जो सम्मेलन हुआ, इस बार क्या प्रस्ताव पास हुए और उसमें भारत की क्या भारत के हिस्से में क्या लाभ आ रहा है? भारत के हिस्से में कोई लाभ नहीं आ रहा है, ना ही भारत के बारे में कोई बात की जा रही है। रशिया और चाइना की जो बैशिंग हो रही है, भारत हम्म। खुश होता रहे कि वहां चाइना की बैशिंग हुई है, लेकिन वह रशिया की भी बैशिंग हो रही है साथ में। और उसका जो उद्देश्य है, उसके पीछे उनको उनकी बैशिंग का जो उद्देश्य है, चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, चीन को ह्यूमन राइट्स का वॉयलेटर बताया जा रहा है, और उसकी टेक्नोलॉजी पर हमला किया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि वो इकोनॉमिक पोर्शन कर रहा है। भारत खुश होता रहे, लेकिन ये जो हमला है, ये वास्तव में अकेले चीन पर नहीं है, साथ ही रूस पर भी है, और रूस और चीन पर नहीं है, पूरे पूर्वी गोलार्ध पर हमला है। ये जो पश्चिम की नव उपनिवेशवादी नीति है, जिसके तहत वो धीरे धीरे एक वॉर ऑफ एट्रिशन में इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है पूर्व की शक्तियों को, तो ये उसका हिस्सा है। और भारत जो है वो उसका अगला शिकार है। आप देख सकते हैं, भारत ने अभी अभी की बात है, जयशंकर खुद कह रहे थे कि जी। यूरोप ये सोचता है कि यूरोप की समस्याएं सारी दुनिया की समस्याएं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। तो भारत एक, मैं कहना चाहता हूं कि दोगली नीति में फंसा हुआ है इस समय, और उसके पास दूसरा रास्ता उसको नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऐसा नहीं है कि वो चुनाव करके ये रास्ता ले रहा है, उसके पास दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो एक तरह से इस साम्राज्यवाद के इस जबड़े में फंसा हुआ है, कि उसको इनवाइट किया जा रहा है और उसको जाना भी जरूरी है। अगर नहीं जाएगा तो ये समझा जाएगा कि वो जो है सीधे सीधे रूस के शिविर में चीन के शामिल साथ हो चला गया। गया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। चीन के लेकिन साथ चला गया लेकिन तो। हमारे जी देश में मीडिया का लगातार यह प्रचार है कि प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान हो रहे हैं, उनसे कोई गले मिल रहा है, कोई हाथ मिल रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, इसी तरह की बातें हो रही। G7 में क्या हुआ है इस जी पर तो कोई बात नहीं हो रही है। जी, तो ये जो जी। भक्त मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, ये हाँ। दरअसल अपने मास्टर के हर स्ट्रोक को, हाँ। है ना, जो स्ट्रोक मास्टर को लगता है, जो मास्टर इनको लगाता है, उसको हर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताता है। इसकी आदत हो गई। हम्म। तो ये हमें हमें इसका विश्लेषण करना है, हमें ये देखना है कि G7
किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए उसकी मीटिंग हो रही है, किन परिस्थितियों में हो रहा है, किन लोगों को बुलाया जा रहा है और G7 कर क्या रहा है। G7 ने कौन सा ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिससे भारत को कोई भी मदद मिल सकती है। G7 इंडो पैसिफिक के अंदर वॉर को लेकर जिस तरह के भी प्रस्ताव वो कर रहा है, जिस तरह की बातें वो कर रहा है, उससे तो और ज्यादा वॉर का एस्केलेशन होगा। और आप देखिए, ये जो दो ही बातें उसमें जो है मुख्य हैं, एक तो इंडो पैसिफिक का मामला है जिसमें ताइवान को असल में खींचा जाए, फोकस ताइवान के ऊपर लाया जा रहा है, और दूसरी तो यूक्रेन का मामला है। तो बिल्कुल सीधे सीधे इसमें टारगेट किया जा रहा है रशिया को और चाइना को। इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? भारत को, भारत की जनता को, भारत की मेहनतकश जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उसको इससे बिल्कुल कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि ये कि इस पूरे इलाके में वॉर एस्केलेट होगी। वॉर जो है, युद्ध का खतरा जो है, जो पहले से मौजूद है, उसकी तलवार लटक रही है, वो और ज्यादा बढ़ेगा और तो अगर बढ़ता हम हुआ वैश्विक दिखाई दे रहा लेवल है वो। पर देखें तो चीन से हम अगर तनाव बनाए रखते हैं तो क्या हमारा कोई फायदा होगा इससे? चीन से अगर हमारा तनाव बना रहता है, हमारा क्या फायदा? देखिए देखिए, चीन से तनाव जो है बहुत ही बड़ा नुकसान है, चीन की जनता के लिए भी और भारत की जनता के लिए भी, और मैं कहूंगा पूरे एशिया की जनता के लिए। जी। हमारा जो मेहनतकश जनता का हित है वो इस बात में है कि वॉर का डी एस्केलेशन हो, वॉर का, युद्ध का जो खतरा है वो खत्म हो, वो कम हो। लेकिन ये जो शासक हैं, और इसमें भारत के ही शासक नहीं है, मैं सब। कहना चाहता हूँ, इसमें चीन के भी शासक हैं, हम्म, इसमें यूरोप और अमेरिका के भी शासक हैं, ये सब लोग एक मुट्ठी भर लोगों के हित में, एक कहना चाहिए कि एक ऑटोक्रेसी के हित में, एक थोड़े से मुट्ठी भर पैसे वालों के हित में, निवेशकों के हित में, ये आपस में लड़ रहे हैं। गैंग्स हैं जो रूल कर रहे हैं इन कंट्रीज के ऊपर, और ये आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें मेहनत का जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। पिछली सदी में हम 2 विश्व युद्धों और अगणित युद्धों की विभीषिका को भुगत चुके हैं। हम एक देखते आखिरी हैं किस तरह सवाल से करोड़ों लोग राजेश मारे जी गए। आपसे, जी। ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा होगा कि यूक्रेन को लेकर हम रूस से शांति की बात करेंगे, युद्ध खत्म करेंगे, तो हमारे देश की जनता में एक बार मणिपुर फ्लैशबैक में आया होगा, जहां अभी करीब 80 लोग मारे जा चुके हैं, 35,000 से लोग डिस्प्लेस हो गए हैं ज्यादा। तो एक बार प्रधानमंत्री को अपने मुल्क के बारे में ये भी तो फ्लैशबैक जनता को आना चाहिए, ये भी तो मीडिया में बहस होनी चाहिए कि साहब तुमसे अपना देश नहीं संभल रहा है, रूस से शांति की बात कैसे करोगे? ये भी तो देखिए, दुनिया को इन पता देशों में, होगा। जी। जी, इन देशों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन देशों में जो अथॉरिटेरियनिज्म है, मेजोरिटेरियनिज्म है, और भारत में नहीं, इंग्लैंड में भी आप देखिए, सुनक की सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटेरियन होती जा रही है वहां संकट के समय में। इसी तरह से भारत में ये जो युद्ध और फांसीवाद है, मणिपुर में हमें दिखाई दे रहा है, ये फांसीवाद का तांडव दिखाई दे रहा है। कश्मीर में हमें दिखाई दे रहा है, हमें दूसरी जगहों पर दिखाई दे रहा है, जो फांसीवाद का हमें तांडव दिखाई दे रहा है, इस्लामोफोबिया के रूप में दिखाई दे रहा है भारत में। ये फांसीवाद और युद्ध, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और पूंजीवादी संकट का ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन है, उसका प्रोजेक्शन है दोनों। जो युद्ध है वो सीमाओं के बाहर प्रोजेक्शन है, फांसीवाद उसके अंदर प्रोजेक्शन है। तो मणिपुर में और यूक्रेन में एक सीधा संबंध है दोनों के बीच में, और इनके ऊपर जो है लफाजी का पर्दा डाला जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम डी एस्केलेशन के लिए काम करेंगे, आप अटेंड तो कर रहे हैं G7 की मीटिंग, आप ये कहते हैं कि हम G7 की मीटिंग में तब तक नहीं आएंगे जब तक ये डी एस्केलेशन नहीं होगा, जब तक ये प्रण नहीं किया जाएगा, ये प्रतिज्ञा नहीं ली जाएगी कि G7 में हम डी एस्केलेशन के लिए जो है प्रस्ताव पास करेंगे। G7 में कोई प्रस्ताव डी एस्केलेशन के लिए पास नहीं हुआ, बल्कि सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं, जो बाइडेन ने वहां जापान की जनता से इस बात के लिए माफी मांगने से मना कर दिया कि उन्होंने वो परमाणु बम गिराया था, और वो शहर जिसके अंदर ये G7 की मीटिंग हो रही है वो पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। इसके लिए उन्होंने किसी भी तरह की माफी मांगने से वहां मना कर दिया, और इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम डी एस्केलेशन के लिए जा रहे हैं। तो ना भूत से कोई सबक लेंगे, ना तो पास से कोई सबक लेंगे, ना उसकी निंदा करेंगे। आने वाली जो वॉर है, जो चल रही है वॉर, जो जिसका खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको एस्केलेट करने के लिए प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। और ये यहाँ जनता को, अपनी अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं सब शासक और उनका कॉर्पोरेट मीडिया, कि हम डी एस्केलेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो डी एस्केलेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और इन जानकारियों के लिए। उम्मीद करिए कि बाइडेन को हमारे प्रधानमंत्री मोदी समझाएंगे कि एक बार वह जापान से माफी मांग लें, और उम्मीद है कि वह माफी मांग लें, ऐसा सोचा जाना चाहिए। हालांकि हमारे देश में मणिपुर होता है, प्रधानमंत्री जुबान नहीं खोलते हैं, 80 लोग मारे जा चुके हैं, 35,000 से लोग ज्यादा डिस्प्लेस हैं, और हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए बातें कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि
प्रधानमंत्री का चरण वंदना और उसके बाद ऑटोग्राफ का मुद्दा हमारे मीडिया में छाया हुआ है, लेकिन जनज्वार आपको लगातार जनता की असली बात बताता रहेगा। और हमने आज राजेश त्यागी के जरिए यह जानने की कोशिश की कि असल में G7 में क्या हुआ और वहां क्या घटा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। जनज्वार, जनता की मीडिया।